हेलो प्यारे बच्चों, चलो मार्क्स छीन के लाते हैं। हाँ बच्चों, एग्जैक्टली आपको मार्क्स छीनने हैं। जो आपका पेपर चेक कर रहे होंगे टीचर्स, ऑब्वियसली आपको उनको कंपेल करना है कि नहीं, मुझे मार्क्स आपको देना पड़ेगा। अब ये ऐसा होगा कैसे बच्चों? आज मैं आपको वो सारा चीज, 7 चीज मैं आपको बताने वाला बच्चों, आपके साथ 7 थिंग्स मैं शेयर करूंगा, जिसके बाद 80 में 80 का भी टारगेट आपके लिए कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होगा। आप वो कर सकते हैं बच्चों आसानी से, है ना? तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज आपको क्या करना है बच्चों, आपको पेपर मिलता है ना, तो सारे बच्चे क्या करते हैं कि सबसे पहले सेक्शन ए का क्वेश्चन पढ़ने लगते हैं कि अच्छा ये आता है, ये आता है, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे। नहीं बच्चों, उसमें आपको टाइम लगाना ही नहीं है, क्योंकि वो तो कंपलसरी है, वो हंस के या रो के आपको करना ही है। सेक्शन बी पे आते हैं बच्चों, क्योंकि सेक्शन बी में 6 क्वेश्चंस रहते हैं। उन 6 में से आप पहले वो 4 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लीजिए जिसमें आप सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि हाँ ये सारा, जैसे एक क्वेश्चन का जितना सब पार्ट्स है ए बी सी, वो सारा का सारा मुझे आता है, तो वो सिलेक्ट कर लिया। फिर वैसे ही करके दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 क्वेश्चंस बच्चों पहले आप सिलेक्ट कर लीजिए इन 15 मिनट में, ये जो आपका रीडिंग टाइम दिया जाता है आपको। और उसके बाद आप वापस आ सकते हैं सेक्शन ए पे, और फिर उसमें देखिए कि किसका किसका आंसर क्या होगा, आप ये सोच सकते हैं, उसमें टाइम लगा सकते हैं ना। सबसे पहला चीज आपको ये करना है जिससे आपका फायदा होगा। और दूसरा चीज क्या है बच्चों, देखिए, आंसर क्वेश्चंस टू द पॉइंट, है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि मैंने देखा है बच्चों के कॉपी में कि कोई चीज बहुत सिंपल तरीके से पूछा गया है, उसका एक लाइन में आंसर हो सकता था, लेकिन उसके लिए बच्चे ने पूरा एक पैरा लिखा, तो ऑब्वियसली वो लिखने में टाइम लगेगा। और वो टाइम अगर हम बचाएं तो लास्ट में अगर हमारे पास 5 मिनट का भी टाइम बचा ना, तो हम उसे रिवीजन में लगा सकते हैं। जहां पे रिवीजन में हम ढूंढेंगे कहीं यूनिट तो नहीं छोड़ दिया, कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर दिया, ये सारा चीज हम ढूंढ सकते हैं। या फिर रे डायग्राम में कहीं एरो तो नहीं छोड़ दिया, ये सारा चीज, है ना। दूसरा चीज बच्चों, अब जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, यहां पे मैंने एग्जांपल रखा है, ये 2024 का क्वेश्चन है। इन अ रीडिंग ग्लास व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द कॉन्वेक्स लेंस यूज्ड। अब देखिए, रीडिंग ग्लास मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास, तो आपको इसमें फिगर नहीं बनाना है, रे डायग्राम नहीं बनाना है, कुछ नहीं करना, आपको टू द पॉइंट लिखना है कि यस द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर। बस इतना ही लिखना है बच्चों, कोई रे डायग्राम कुछ नहीं बनाना है ना। चलिए तीसरा चीज मैं आपको बताता हूं, write the factor name on which the given quantity depends and the nature of dependency। देखिए, बहुत बार क्वेश्चन में ऐसा होता है कि आपसे बोल दिया जाता है कि write the name of the factors on which refractive index depends and how do they depend। ये आपको बोल दिया जाता है। बहुत बार ऐसा नहीं भी बोला जाता, आपको सिर्फ बोला जाता है write the factors या state the factors। तो बच्चों, आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि फैक्टर के नाम के साथ साथ आपको फैक्टर तो लिखना है कि उस पे वो उस फैक्टर पे वो चीज डिपेंड कर रहा है, वो क्वांटिटी डिपेंड कर रहा है, और कैसे डिपेंड कर रहा है वो भी लिखना है। नेचर ऑफ डिपेंडेंसी मतलब बढ़ने के साथ बढ़ेगा या कम होने के साथ कम होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं और ये भी बताता हूं कि लोग यहां क्या गलती करते हैं। स्टेट 2 फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल ऑफ इन अ डीसी मोटर। देखिए, अब डीसी मोटर में हम पहला फैक्टर लिख देंगे स्ट्रेंथ ऑफ करंट, और उसके बाद उसमें लिखना होगा कि कैसे डिपेंड करता है। तो कुछ लोग लिख देंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं लिखना है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये सब लिखना अलग चीज होता है। आप इसके जगह लिखेंगे कि विद द इंक्रीज इन करंट इन द कॉइल द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ कॉइल ऑल्सो इंक्रीजेस। दूसरा फैक्टर आप बताएंगे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और फिर उसके बारे में लिखेंगे कि इफ वी यूज अ स्ट्रॉन्गर मैग्नेट, स्ट्रॉन्गर फील्ड मैग्नेट, देन द स्पीड ऑफ रोटेशन आल्सो इंक्रीजेस। ऐसे लिखना है बच्चों, क्योंकि ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखने का आप होता है ना बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब कि सेम रेशियो में बढ़ेगा दोनों, है ना। अगर सेम, जैसे मैं आपको बता दूं कि कोई एक क्वांटिटी है ए, यहां जरा एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर हम बी लिखते हैं तो ये कहने का मतलब होगा कि अगर ए को ट्वाइस कर दिया हमने तो बी भी क्या हो जाएगा, ट्वाइस। डबल कर दिया डबल, ट्रिपल कर दिया ए को तो बी भी ट्रिपल होगा। ये चीज होता है प्रोपोर्शनल का मतलब। तो आप ये प्रोपोर्शनल वाला चीज यहां मत लिखना बच्चों, ये गलत माना जाता है। मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि आपको क्या लिखना होगा इसके जगह, है ना। तीसरा नेक्स्ट चीज है बच्चों कि जो भी हम जैसे क्वेश्चन बना रहे हैं, तो क्वेश्चन न्यूमेरिकल को सॉल्व करते वक्त हमें ये बताना होगा कि कौन सा हम इसमें लॉ या कौन सा प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देता हूं, ये सारा क्वेश्चंस बच्चों मैंने लास्ट ईयर से लिया है, सिर्फ आपको ये समझाने के लिए कि आपको क्या गलतियां नहीं करनी है। 2024 का क्वेश्चन है। अब जैसे ये क्वेश्चन जो है बच्चों, इसमें हम यूज करने वाले प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स का, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स का हम यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहला काम आपको यह कर देना है कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द फलक्रम या अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन या पाइवट, जो भी आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहला काम आपको यह करना है कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द फलक्रम या अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन या पाइवट, जो भी आप लिख सकते हैं।
है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है बच्चों। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि जितने भी जैसे न्यूमेरिकल हम बनाने के लिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको यह देख लेना कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो सब एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट्स में है क्या। अगर एसआई में है तो सब एसआई सिस्टम में, अगर सीजीएस में है तो सब सीजीएस सिस्टम में, तब हमसे कोई गलती नहीं होगा बच्चों। तो आपको यह ध्यान रखना है। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने यहां रखा हुआ आपको यह समझाने के लिए, जैसे देखिए ये 85 ग्राम ऑफ वाटर, ये कैलोरीमेट्री का क्वेश्चन है। अब आपको ये जैसे इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि यहां भी ग्राम दिख रहा है और यहां डिग्री सेल्सियस से, चलिए ठीक है, यहां भी हमें ग्राम दिख रहा है और डिग्री सेल्सियस दिख रहा है, तो कन्वर्जन का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत बार क्वेश्चन में ऐसा होता है बच्चों कि यहां पे 85 ग्राम दिया हुआ है और यहां पे जैसे ये वाटर का देखिए ये 4.2 दिया है ना, तो हो सकता है कि इसके जगह आपको ऐसा लिखा मिलता 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन आपको लिखा मिलता। तो इस कंडीशन में आप क्या करते हैं, यहां केजी दिखा तो फिर आप इस ग्राम को भी केजी में कन्वर्ट करेंगे, है ना। ये चीज आपको ध्यान रखना होगा बच्चों। और नहीं तो आप दूसरा चीज ये भी कर सकते थे कि इसको ग्राम में ही रहने देते हैं, ये अगर केजी में दिया गया है जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस तो आप उसको ग्राम के लिए लिख सकते हैं, है ना। ये ध्यान रखना होगा बच्चों, तो कोई गलती नहीं होगा। उसके बाद आपको क्या करना है बच्चों कि जितने भी रीजनिंग वाले क्वेश्चंस रहते हैं, जो कॉन्सिक्वेंसेज है कि ऐसा हो गया बताओ क्यों हुआ, तो उसमें सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि जो फेनोमेनन या किसी भी चीज का जो प्रॉपर्टी उसमें इन्वॉल्व है आपको उसका नाम सबसे पहले लिख देना है ना। क्योंकि आप चाहे कितना भी अच्छा एक्सप्लेनेशन दे दें, लेकिन अगर उस फेनोमेनन का या जो भी चीज है उसका प्रॉपर्टी अगर आपने नहीं बताया तो आपको मार्क्स नहीं मिलता है। जैसे मैं आपको एक चीज बता देता हूं एग्जाम्पल के हेल्प से। ये क्वेश्चन है कि व्हाई डज इट बिकम प्लीजेंटली वार्म व्हेन द लेक स्टार्ट्स फ्रीजिंग। तो अब आप इसमें एक्सप्लेनेशन सारा करते रहिएगा और बहुत ज्यादा लिखने का जरूरत नहीं है। आप सबसे पहले लिख देंगे कि इट इज ड्यू टू हाई स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर, है ना। ये एग्जैक्टली ये चीज आपको सबसे पहले लिख देना है कि जो वाटर है उसका स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग वो बहुत ज्यादा होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं, जैसे वाटर के लिए स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग या फिर आइस के लिए स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब मेल्टिंग, दोनों सेम होता है बच्चों। जैसे अभी फिलहाल मैं आपको बताऊं कि अगर 1 केजी वाटर हमारे पास है उसको आइस में कन्वर्ट होना है तो उसको इतना हीट एनर्जी बच्चों 3,36,000 जूल ऑफ हीट एनर्जी लूज करना पड़ेगा। तो आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने वर्ड्स में, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी चीज मैंने आपको बता दिया कि जो फेनोमेनन जो प्रॉपर्टी इसमें इन्वॉल्व है, जैसे इसमें वाटर का प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है, कौन सा, इट इज ड्यू टू हाई स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर, है ना। बहुत जगह आपको उसकी जगह फ्यूजन ऑफ वाटर भी लिखा मिलेगा, आप वो भी लिख सकते हैं, है ना, वो भी सही माना जाता है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बच्चों, मैक्सिमम बच्चों को मैंने देखा है ये गलती करते हुए और मैं क्लास में भी हमेशा बोलता रहता हूं कि ये गलती ना करें। कोई भी डायग्राम, वो रे डायग्राम हो या ब्लॉक एंड टैकल का हो या कोई ग्राफ हो, आप हमेशा एक पेंसिल यूज करिए बच्चों उसको बनाने के लिए, क्योंकि अगर आप पेंसिल नहीं यूज करेंगे तो सारा कुछ वेस्ट हो जाएगा बच्चों, आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। जैसे एक क्वेश्चन मैंने यहां रखा है आपको समझाने के लिए, जैसे देखिए ये क्वेश्चन भी लास्ट ईयर का है, ये आपको फिगर को रीड्रॉ करना है और इसमें इमर्जेंट रे कैसे निकलेगा ये बना के दिखाना है। तो आप पेंसिल यूज करें। और दूसरा चीज आपको ये ध्यान रखना है बच्चों कि ये जो हमारा एरो यहां पे आपको दिख रहा है, ये एरो बहुत सिग्निफिकेंट होता है बच्चों। ये एरो से ही पता चलता है कि कौन सा रे आ रहा है, इंसिडेंट है, कौन सा रे बाहर निकल गया, रिफ्रैक्टेड रे है या इमर्जेंट रे है। एरो का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। और दूसरा चीज आपको ये भी ध्यान रखना है, जैसे लेंस में आपको जो भी बनाने के लिए रे डायग्राम दिया जाता है, तो जब भी आप रियल इमेज बनाए ना, तो रियल इमेज के लिए हमेशा आप सॉलिड यूज करते हैं, सॉलिड लाइन। लेकिन जब भी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज आपको मिले तो आप हमेशा डॉटेड से दिखाइएगा, क्योंकि कोई भी चीज जो वर्चुअल होता है उसके लिए हम डॉटेड लाइन यूज करते हैं, है ना। तो बच्चों ये सारा चीज आप ध्यान रखिएगा एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप खूब अच्छा करके आएंगे फिजिक्स के एग्जाम में, और जो आपको और दिक्कतें आ रही है आप वो मुझे बताइए। अभी हमारे पास 4 दिन और है बच्चों, बढ़िया करके आएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।